सपना देखा कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, पर मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। पापा ने कहा बेटी टीचर बन जाओ, लेकिन मेडिकल से ऐसा लगाव था कि कोई और फील्ड पसंद नहीं आई। बेटी ने हार नहीं मानी और मेडिकल के क्षेत्र में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी शुरू की। साल बदला लेकिन हौसला नहीं। फिर शुरू किया खुद का स्टार्टअप और बन गई 2 बड़ी कंपनियों के मालकिन, जहां कैंसर जैसी बड़ी और ख़तरनाक बीमारी की दवाइयां बनती हैं। आज की कहानी जबलपुर की महिला बिजनेस वूमन नीति भारद्वाज की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे नीति भारद्वाज ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हमारे सामने वो शख्सियत मौजूद है, हम उनसे परिचय कराना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीति भारद्वाज। मैं भोपाल की हूँ, पर अब मैं काफ़ी सालों से 2001 से दिल्ली में सेटल्ड हूँ और वहीं पर मेरी एक कंसल्टिंग की कंपनी है जो मैंने 15 साल पहले स्टार्ट करी थी। उसको 15 इयर्स हो गए हैं और यहाँ जबलपुर में हमारी फैक्ट्री है जिसका नाम है रेवाक्योर लाइफ साइंसेस, और इसमें भी मैं एक पार्टनर हूँ और ये फैक्ट्री को भी अब 8 साल हो चुके हैं। कितना संघर्ष रहा? आप खुद कंसल्टेंट कंपनी में काम करते थे और ऐसे लोगों को अब आप जॉब दे रहे हैं। कंसल्टिंग से पहले तो मैं एक दवाई की कंपनी में भी खुद काम करती थी। जैसे अभी हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे मैं भी एम्प्लॉई थी और मैं लुपिन लेबॉर्ट्रीज़ में काम करती थी, विच वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द इंडिया। एंड उसके बाद मैंने कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करी, तो मैंने जॉब भी 16 साल से ज़्यादा किया। उसके बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी चालू करी। तो पूरी राह में तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। जो भी है स्ट्रगल करता है और मेहनत करता है और अच्छे इंटेंशन से काम करता है, तो भगवान की दुआ से वो सपोर्ट, तो भगवान का अगर आप पे हाथ है तो वो सब अच्छा ही होने वाला है और बाकी लोग आपकी राह में जुड़ते जाते हैं। और अगर आप डिटर्मिनेशन आप में है तो आप चीज़ें भी पूरी कर लोगे। पीएमटी का टेस्ट दिया था आपने, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी और फिर आज ये मुकाम। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो चाहते हैं उसको आप पलटने की कोशिश करते हो। जब आपका एक फेलियर होता है तो आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लिए शायद बेहतर राह भगवान चुन के रखता है जिसको वो पूरा करता है। तो अब तो यही लगता है कि जो पहले जब नहीं हुआ तो वो शायद अच्छे के लिए नहीं हुआ था। जब आपने शुरुआत की थी तो कितने सैलरी मिलती थी? हालांकि ये व्यक्तिगत प्रश्न है और आज खुद आप कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हाँ, तो वही शायद मैं हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने चालू किया था तो मेरे को 3,500 तनख्वाह मिलती थी और वो मैंने 1994 से काम कर रही हूँ। मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और आपको कहीं ना कहीं अपना काम चालू करने की कोशिश करना चाहिए। जब आप कुछ चालू करते हो तो फिर धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। आज के बच्चों को लगता होगा कि सब कुछ शायद बहुत जादू है और एकदम से पैसा आ जाएगा। एकदम से पैसा किसी को भी नहीं मिलता है। तो ग्रेजुअली आप एफर्ट करते रहते हो, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो सफलता तो मिलती है। क्योंकि स्टार्टअप जो बोला जाता है एक प्रकार का रिस्क रहता है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क आपको भी लगा होगा मन में, शायद फेल हो गए हों। ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपने मेहनत की पूरी कमाई लगा देते हो कहीं पर, जो आपने भी एक मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेस का नहीं था। मेरे फादर BHEL में जॉब करते थे और मेरी मदर होम मेकर थी। हमारी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं करा। आई एम द फर्स्ट वन टू कम इन टू बिज़नेस इन 2009 एंड बीइंग अ लेडी सबका बहुत रेजिस्टेंस था कि मेरे को बिज़नेस में नहीं आके अच्छी खासी जॉब कर रही थी वही करते रहना चाहिए था। लेकिन ठीक है, रिस्क है तो गेन है। स्टार्टअप लोग कई तरह के करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कैंसर का ही क्यों विचार आया? कैसे, मतलब कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें मन में लगा कि नहीं, हमें कैंसर के लिए वर्क करना है? कैंसर की दवाई बनाने का ख्याल, वैसे तो दवाई बनाने का ख्याल आया क्योंकि हम उस फील्ड के थे, लेकिन कैंसर की दवाई बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि कैंसर की दवाई बनाने वाली बहुत सारी कंपनी नहीं है। आज भी आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो एक यूरोपियन अप्रूव्ड प्लांट सिर्फ हमारा ही है। पुराने ज़माने में एक आध कोई फैक्ट्री थी पर उनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो लोग एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारी कंपनी यूरोपियन स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है और वो भी हमने ये फैक्ट्री स्टार्ट करी है 2016-17 में। मतलब 16 में प्रोजेक्ट था, 17 में प्रोडक्शन चालू हुआ और 19 में हमको यूरोपियन अप्रूवल मिल गया। तो यूरोपियन अप्रूव्ड इंजेक्शन फैसिलिटी कैंसर में तो ये अपनी पहली ही है मध्य प्रदेश में और आज भी। और ओवरऑल भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन फिर उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग हाई होती है। तो हमारा मोटिव यही था कि हम कैंसर मेडिसिन बनाएं एट दी अफोर्डेबल प्राइसेस
तो यही एक मोटिव था कि शायद इसके थ्रू कुछ लोगों की मदद कर पाएँ। नहीं, कोई से ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिन्होंने प्रेरित किया हो कि नहीं हमें कैंसर के लिए वर्क करना है? इंसिडेंट ऐसा था कि फैमिली में तो हुआ लोगों को कैंसर, फ्रेंड्स को भी हुआ, तो उनको भी देखा हमने कि कितना भी किसी के पास पैसा हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में वो सब कम पड़ जाता है। आपने भी बहुत सी स्टोरीज़ लोगों की सुनी होगी कि जहाँ पर उन लोगों के घर बिक गए और सारा कुछ ख़त्म हो गया और फिर बाद में भी वो लोगों की लाइफ भी नहीं बचा पाए। तो ये लगता था कि ये फील्ड में एक्चुअल मदद की लोगों को ज़रूरत है, तो इसीलिए हम लोग ने कैंसर मेडिसिन बनाने का। हर एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को संबल देता है। तो कभी आपको लगा कि ऐसा कि कोई मेरे पीछे बैक सपोर्ट रहा है ऐसा? पहला एक तो ग्रेस मैं भगवान का मानती हूँ, जो मुझे लगता है कि उनका हाथ आपके ऊपर हो तो कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता और ना ही कोई जिता सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी से अपना काम करते हो तो राह में बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलते हैं। तो पहला मोटिवेशन तो मेरे फादर थे, जो जिनने मुझे, जब मैं काम करना चालू करा तो बीच में ऐसी मुश्किलें आईं जब बच्चा छोटा था और नहीं कर पाते थे, सुबह से लेकर रात तक आपको निकलना है काम पे और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो कभी कभी ख्याल आता था कि अब हम कितने समय तक इसको मतलब सस्टेन कर पाएंगे। तो वो हमेशा यही कहते थे कि आगे बढ़ते जाओ ना, राह निकलती जाएगी। तो वो मैंने देखा और अब मैं वही चीज़ बहुत लोगों को बताती हूँ कि आगे बढ़ते रहो, राह निकलेगी। और दूसरी बात ये था कि जब मेरा बेटा बड़ा होना हुआ तो मुझे उसके लिए सबसे ज़्यादा एक लगता है मेंशन करने का कि उसका बहुत सपोर्ट इसलिए रहा कि जिनकी मदर्स जॉब नहीं करती हैं तो वो घर में रहती हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो उनको घर में हर छोटी छोटी चीज़ों का केयर करती हैं, जो हम उस टाइम पे एब्सेंट होते थे। तो उसका सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा कि वो चाहे तो मेरे एब्सेंस में पढ़ता नहीं पढ़ता, लेकिन उसका सहयोग बहुत अच्छा है। और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने भी अपने प्रोफेशन में सक्सेस पाई। एट द सेम टाइम उसने भी IIT से BTech करा, उसके बाद वो XLRI से MBA कर रहा है। आज उसको टॉप की मल्टीनेशनल कंसल्टिंग में जॉब है। तो ओवरऑल शायद हमने जंग जीत ली और मतलब उसके सपोर्ट से मैं भी कर पाई। और मुझे लगता है कि शायद मेरे कारण उसने कुछ मिस किया, लेकिन वो हमेशा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मेरे लिए सब कुछ किया। क्योंकि मैंने इसके बावजूद भी बहुत मेहनत करती थी कि मैं पूरा दिन काम करती थी और उसके दूसरे दिन के स्कूल की तैयारी के लिए, उसके कॉम्पिटिशन्स के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए खुद उसकी चीज़ें पढ़ती थी और उसको वीकेंड में पढ़ाती थी। तो शायद मैंने अपना बेस्ट किया है और उसको भी लगता है कि मैंने बेस्ट किया। आपने कई कंपनियों में काम किया है, अभी भी कुछ कई कंपनी होंगे, आपके दोस्त होंगे जो रोज़गार के लिए बोलते होंगे मैम मुझे नौकरी में रख लीजिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि मेरे स्कूल के जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ उस कॉलेज के बच्चे भी यहाँ अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, और जिस कंपनी में मैंने नौकरी करी है वो लोग भी हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है। कैसा लगता है जब कॉल आता होगा कि मैम मैं काम करना चाहती हूँ? अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। ऐसा कोई बहुत वो प्राइड की बात नहीं है, लेकिन ये तो लगता है कि चलो हम ज़िंदगी में अपनी मेहनत से इतना तो कर पाए कि लोग हमको जॉब के लिए अप्रोच करते हैं। जैसे मेरे प्रोफेसर्स आज भी वही लोग हैं जो मेरे टाइम पे भी थे और आज वो मुझे कॉल करते हैं कि हमारे कॉलेज वालों को इंटर्नशिप देने के लिए, उनको जॉब देने के लिए। और लुपिन में कभी मैं जॉब के लिए खुद लगता था कि मेरे को कैसे उस कंपनी में जॉब मिलेगी, आज उसके लोग मेरे पास आते हैं जॉब के लिए। अच्छा लगता है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये, आज के समय में सब व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे स्टूडेंट भाग रहे हैं और ऐसे में स्टार्टअप, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे यूथ को? मुझे तो बिल्कुल भी कोई सरकारी नौकरी का एक पैसे का भी क्रेज़ नहीं था शुरू से, बल्कि मेरे को तो कोई देता तो मैं करना नहीं चाहती थी। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितने प्राइवेट कंपनीज़ में प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, वो सरकारी में तो नहीं है। तो अगर किसी को ये लगता है कि उसको बहुत आराम की नौकरी करनी है तो उसको सरकारी नौकरी कर ले तो शायद उसको अच्छा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सैलरी ग्रोथ देखोगे तो प्राइवेट में मेहनत भी बहुत है लेकिन ग्रोथ भी ट्रेमेंडस है। मतलब उसके पे फिर कोई बाउंड्री ही नहीं है कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। पहले आप जब हम छोटे थे, आप लोग हमसे और जूनियर्स हो, जब हम छोटे थे हम देखते थे लोगों को कि सरकारी में जब लोग बिल्कुल रिटायरमेंट की एज में आते थे तो लोग अचीव करते थे। आज की डेट में अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले और अच्छी कंपनी में काम करते हो तो अभी हमारे स्टाफ में कितने लोग कार से आते हैं। पहले के ज़माने में बंदा रिटायर होता था तो गाड़ी खरीद पाता था सरकारी वाला, और प्राइवेट में कोई बाउंड्रीज़ नहीं। अगर आप बहुत मेहनत करो तो मुझे लगता है सरकारी कंपनी बहुत से अच्छी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा जब लग रहा हो नहीं छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, यह ऐसा हुआ जैसे इस फैक्ट्री में हुआ कि हमने जब शुरू करा तो जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इस फैक्ट्री में, और फार्मा में क्या है ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, फैक्ट्री की स्पेशली बता रही हूँ, नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़।
तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम जाता है। आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, फिर उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके स्टडी में जाती हैं, तो समय जाता है। उसके बाद अगर एक कंट्री में रजिस्टर होता है 1.5-2 साल उसमें लगते हैं, उसके बाद जाके कहीं एक्सपोर्ट चालू होता है, तो वो सब होने में बहुत समय जाता है। उतना समय आपका कुछ प्रोडक्ट कमर्शियलाइज़ नहीं हो पाता और आपको पैसे लगाते रहना पड़ता है। और जब हम लोग वो स्टेज में थे तभी कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पे आपको पता है कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो रहे थे, तो हमारा भी बिज़नेस स्लो था। पर क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्ट्री डाली और हमने बहुत लोकल लोगों को रोज़गार दिया, तो हमें वो सपोर्ट उनसे भी मिला, क्योंकि वो कोविड के टाइम पर भी फैक्ट्री आ रहे थे जहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ में लोगों का आना ही नहीं हो रहा था, तो वो सब सपोर्ट मिला। लेकिन फिर भी कमर्शियल तो नहीं हो रहा था, तो पैसे वाली बात पैसे से ही होती है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि क्या हमने गलत समय पे कर लिया चालू, कि क्यों इतना परेशानियां आ रही हैं। बट ठीक है, शायद सक्सेस की स्टोरी वही होती है कि आप लगे रहोगे डिटर्मिनेशन के साथ, तो सक्सेस भी एक ना एक दिन मिल जाएगी। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड एंड वी होप वी आर इन द राइट डायरेक्शन। कई लोग स्टार्टअप करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसा ऐसा क्या करें कि बिल्डअप हो जाएं? स्टार्टअप करने के लिए देखिए, पहले बात तो बहुत करेज चाहिए, आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते स्टार्टअप में कि मैंने आज पैसा लगाया और कल से उसका रिटर्न आएगा, ये तो आप बिल्कुल भी किसी को भूल जाना चाहिए। बल्कि वर्स्ट मान के चलना चाहिए कि 1 साल तो उसको कोई काम मिलने ही नहीं वाला है, मतलब पैसा नहीं मिलने वाला है। और अगर आप उतना सस्टेन कर सकते हैं तो आप स्टार्टअप पे आओ। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे और अच्छे इरादे रखोगे तो हर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। अब रीवा क्योर लाइफ साइंसेज के जरिए नीति भारद्वाज ने 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की दवाइयों के जरिए कई मरीजों को नई जिंदगी मिली। नीति भारद्वाज की कहानी से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जैसा आप सोचते हैं वो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है कई बार आपके मन का ना हो, लेकिन जो आपके साथ होगा वो आपके बेहतरी के लिए होगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।